हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत दिसंबर 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x1 plus x2 plus dot 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 plus x5 is equal to 24 where xi is greater than or equal to I and 1 is less than or equal to I and I is equal to less than 5। यहाँ पर इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, लेट yi is equal to xi minus I, ठीक है, वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू आई एंड आई इज इक्वल टू लेस देन 5। तो यहाँ पर अगर हम i की जगह 1 लेंगे तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर भी i है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर i की जगह 2 लेंगे तो y2 इज इक्वल टू x2 माइनस 2, इसी तरह से y3 इज इक्वल टू x3 माइनस 3, इसी तरह से y4 इज इक्वल टू x4 माइनस 4, इसी तरह से y5 इज इक्वल टू x5 माइनस 5। अब हम इन पाँचों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने पर हमें क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है, और ये सब ऐड होकर के क्या हो जाएगा, -15। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 की जगह उसका वैल्यू दे देंगे। हमें क्या दिया हुआ है, टोटल सम 24। तो इस तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 इज इक्वल टू 24 माइनस 15 मिलता है। तो यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, टोटल 5। तो हम यहाँ पर r का वैल्यू 5 ले लेंगे और टोटल सम क्या है, 9 निकला है, तो n इज इक्वल टू 9 ले लेंगे। अब इसी की सहायता से हम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस प्राप्त कर लेंगे। कैसे, तो n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम n की जगह 9 पुट कर देंगे, r की जगह 5, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी r की जगह 5 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13c4 और इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 715, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस क्या है, 715। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो है वह ट्रू फॉल्स पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमें चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ ए स्टेटमेंट हैज़ ए डायरेक्ट प्रूफ देन इट कैन नॉट हैव एन इनडायरेक्ट प्रूफ। यदि किसी स्टेटमेंट का डायरेक्ट प्रूफ है तो उसका इनडायरेक्ट प्रूफ नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट हम क्या कहेंगे, फॉल्स है। कैसे, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेंगे, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी देन एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। अब हम दिखाएंगे कि इसका डायरेक्ट प्रूफ भी है और इनडायरेक्ट प्रूफ भी है, ठीक है। डायरेक्ट प्रूफ कैसे, तो इस तरह से हम दिखाएंगे डायरेक्ट प्रूफ, यहाँ स्टेटमेंट्स और ये इधर रीजन्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, एंगल ए एंड एंगल बी आर बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी गिवन, ठीक है। रीजन यहाँ पर, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का मेजर इक्वल होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये भी गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। जब दो एंगल हमें यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो तो उनका मेजर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, किस आधार पर, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी और मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी, यानी कि मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बेस पर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो गया। अब हम दिखाएंगे इनडायरेक्ट प्रूफ के द्वारा इसे। तो इनडायरेक्ट प्रूफ में कैसे लिखेंगे, इनडायरेक्ट प्रूफ में हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट्स और इधर रीजन्स। तो स्टेटमेंट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो कंक्लूजन निकालना है उसका हम निगेटिव लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे हमें क्या रिजल्ट निकलता है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, तो हम इसका निगेटिव लेके चलते हैं, एंगल ए इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ठीक है। रीजन या एसम्पशन, मतलब मान के चलते हैं, निगेशन ऑफ द कंक्लूजन। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल ए इज नॉट इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, ठीक है। यहाँ पर रीजन यही है, एंगल्स दैट आर नॉट कॉन्ग्रुएंट डू नॉट हैव द सेम मेजर, ठीक है। इसके बाद अब एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन, तो इस आधार पर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, इस आधार पर। अब फिर हम यहाँ पर एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी लेते हैं, गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी और मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल मेजर ऑफ एंगल सी मिला है, तो इसलिए क्या कहेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल
बी, ठीक है, यहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी के आधार पर। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट और सातवां स्टेटमेंट दोनों क्या है, कंट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में हमें क्या रिजल्ट मिला था, दूसरा स्टेटमेंट में हमें रिजल्ट मिला था मेजर ऑफ एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, जबकि हमें यहाँ क्या मिल रहा है, मेजर ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकेंड एंड सेवन्थ कंट्राडिक्ट्स, ठीक है। किस आधार पर, तो द मेजर ऑफ टू एंगल्स कैन नॉट बी बोथ इक्वल एंड अनइक्वल। एक जगह हमें इक्वल मिल रहा है और एक जगह सेकेंड स्टेटमेंट में इक्वल मिल रहा है और सेवन्थ स्टेटमेंट में अनइक्वल मिल रहा है, ठीक है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि हमारा यह मानना जो हमने शुरू में माना है कि एंगल ए और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, यह मानना गलत हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी देन एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं दूसरे स्टेटमेंट में, एवरी सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ इज एन इंड्यूस्ड ग्राफ। तो हम इसे इस तरह से शो करेंगे, यह स्टेटमेंट फॉल्स है, सिंस, ठीक है, दिस सब ग्राफ, दिस इज अ सब ग्राफ ऑफ द ग्राफ, ठीक है, दिस। तो यहाँ पर इस ग्राफ का यह सब ग्राफ जो है एक इंड्यूस्ड ग्राफ नहीं है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट एन इंड्यूस्ड ग्राफ, देयरफॉर एवरी सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ इज नॉट एन इंड्यूस्ड ग्राफ, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर इसे इंड्यूस्ड ग्राफ होने के लिए हमें यहाँ पर जिस तरह से यह एज यहाँ पर है, ठीक है, बीच में इसे भी होना चाहिए, ठीक है, तो तब हम इसे इंड्यूस्ड ग्राफ कहते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद फिर आते हैं अगला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर फोर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर इज अ प्रोपोजिशन। इस क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि यह मिसप्रिंट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ ये लिखेंगे, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर इज नॉट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रोपोजिशन और सब इंड्यूस्ड सब ग्राफ का डेफिनेशन ध्यान में रखना चाहिए। प्रोपोजिशन क्या है, इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, ठीक है, मतलब या तो ट्रू और या फॉल्स होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में। और उसके बाद सब ग्राफ, इंड्यूस्ड सब ग्राफ क्या है, ए सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ विच हैज़ ऑल द एजेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्टेक्स सेट, ठीक है, मतलब ग्राफ का एक सब ग्राफ इंड्यूस्ड ग्राफ तब कहलाता है जब उसे सभी एज होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्टेक्स सेट, मतलब जो वर्टेक्स सेट के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी एज हैं हमें ओरिजिनल ग्राफ में, वे सभी हमें एज हमें क्या इस ग्राफ में भी रहने चाहिए, ठीक है, तभी हम उसे इंड्यूस्ड ग्राफ कहेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक एज है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है, इसीलिए हम इसे इंड्यूस्ड सब ग्राफ नहीं कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।